नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज गुजरात से बहुत ही दर्दनाक खबर आई है। जहरीली शराब पीने से 31 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अभी कितने केस और सामने आएंगे, कितनी और जाने जाएंगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हैरानी की बात है, गुजरात में शराब पर पाबंदी है और आज से नहीं, 1960 के बाद से गुजरात ड्राई स्टेट है। इसीलिए गुजरात में जहरीली शराब से इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत होना दुखद है और आश्चर्यजनक भी। पता यह लगा है कि सिर्फ 40,000 रुपए कमाने के चक्कर में 31 लोगों की जान चली गई। जहरीली शराब का धंधा करने वालों ने शराब की जगह जानलेवा केमिकल पिला दिया। अब पुलिस एक्शन ले रही है। इस मामले में 3 एफआईआर हो चुके हैं, 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हैरानी की बात है कि बोटाड जिले के जिस गांव में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई, उस गांव में एक महिला जहर भरी शराब बेच रही थी। इस खबर को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। ड्राई स्टेट होने के बाद भी गुजरात में जहरीली शराब कैसे बेची जा रही थी? क्या जहरीली शराब कई जिलों में बिक रही थी? क्योंकि बोटाड के अलावा अहमदाबाद में भी मौतें हुई हैं। जहरीली शराब का यह रैकेट कौन चला रहा था? इस जहर भरे धंधे में कौन कौन शामिल है? क्या शराब के नाम पर एक जहरीला केमिकल लोगों को पिला दिया गया? इस तरह की शराब कितनी खतरनाक होती है? गुजरात में गड़बड़ी कैसे हुई? आज इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि गुजरात में आज क्या हुआ और फिलहाल हालात क्या हैं। असल में कल देर रात गुजरात के 2 जिलों अहमदाबाद और बोटाड में लोगों के हॉस्पिटल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। रात होते होते जहरीली शराब के केस होने के बाद कंफर्म हो गई और सुबह होते होते लाशें घर पहुंचने लगी। शमशान में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का सामूहिक अंतिम संस्कार शुरू हो गया। पता ही चला कि लोग शराब पीकर नहीं मरे, शराब के नाम पर लोगों को जानलेवा केमिकल पिला दिया गया। 31 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने इस पूरे मामले की तहकीकात की। उस गांव में गए जिसमें जहरीली शराब से सबसे ज्यादा लोग मरे हैं। गांव के लोगों से पूछा, हुआ क्या, किसने शराब पिलाई, किसने खरीदी, कहां से खरीदी। इसके बाद निर्णय उन हॉस्पिटल्स में गए जहां जहरीली शराब पीकर बीमार हुए लोग भर्ती हैं। हॉस्पिटल में एक शख्स मिला। उसने बताया कि उसके दोस्त ने उसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में देसी शराब दे दी थी। शराब पीकर चक्कर आने लगे तो घर वाले हॉस्पिटल लेकर भागे। थोड़ा पिया था, वो सोडा की बोतल में थोड़ा मेरे को दिया था। किसने दिया था? वो मजदूर आया था एक, वो मैं मास्टर हिला रहा था, मजदूर आया का, ये लो थोड़ा ले लो, तो मैं लेकर चला गया। तो उसने बताया कहाँ से लाया था? वो लेके आया कि ये गांव से लेके आया हूँ। किससे लाया, कुछ बताया? वो गोपा ऐसा नाम बोलता था। तो ये गोपा भाई कौन है? वो गांव का आदमी है, वो मालूम नहीं। वो ऐसा आया, देकर चला गया। और मैं मेरे का तो कब पिया, कब था आपने? मैं तो मैंने कल 10 बजे पिया था। सुबह में? 10:30 11 बजे के। कल सुबह में? हाँ कल। अच्छा। और आपके गांव में और भी लोग हैं जिनको असर हुआ था? हाँ कल सबको ले जा रहे थे, ऐसा हो रहा। तो मेरे फादर ने बोला तूने लिया, और मैंने बोला मेरे को बोतल में थोड़ा दिया था ऐसा। तो मेरे को चक्कर आने लगे तो बोले चल तूने लिया। अभी क्या लग रहा है आपको? नहीं मैं तो कंफर्म, मेरे को कुछ ऐसा दिख कंप्लीट हो। तो तकलीफ क्या हो रही थी? कुछ नहीं, मेरे को चक्कर चढ़ रहा था, इसलिए मैंने। असल में इस तरह की जहरीली शराब पीने वालों का बचना मुश्किल होता है। होता यह है कि नकली शराब बनाने वाले एथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी शराब में एथाइल अल्कोहल होता है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल जहरीला होता है। यह असल में इंडस्ट्रियल यूज की चीज है, सस्ता होता है, इसलिए नकली शराब का धंधा करने वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। और गुजरात में यही हुआ। एथाइल अल्कोहल की जगह लोगों को सीधे सीधे मिथाइल अल्कोहल पिला दिया गया। कुछ सैंपल्स में इसकी मात्रा
99% तक मिली है। यानी बोटाड के लोगों ने जो पिया वो शराब नहीं, मिथाइल अल्कोहल था। पुलिस की जांच में पता चला कि सारा गोरखधंधा एक केमिकल कंपनी के गार्ड ने किया। अहमदाबाद की केमिकल फैक्ट्री में गोडाउन कीपर है जयेश उर्फ राजू। जयेश जिस फैक्ट्री में काम करता था वहां से उसने करीब 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल चुरा लिया। जयेश ने अपने कजन संजय से कहा कि उसके पास इंस्टेंट शराब बनाने का आसान और सस्ता फॉर्मूला है। केमिकल लो, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ और पैक तैयार। संजय नकली शराब का कारोबार करता है, इसीलिए संजय ने जयेश से तुरंत यह अल्कोहल 40,000 रुपए में खरीद लिया और उसके बाद 110 लीटर मिथाइल अल्कोहल में थोड़ा सा पानी मिलाकर थैलियों में शराब भरी गई। ये थैलियां गांवों में बेची गई। यहां से जहरीली शराब घर घर पहुंच गई। पुलिस का दावा है कि जो 600 लीटर केमिकल चुराया गया था उसमें से 490 लीटर बरामद कर लिया गया है। अभी तक जो है, जो केमिकल, जैसे मैंने 600 लीटर केमिकल बिका, तो उसमें से 450 लीटर केमिकल जो है वो रिकवर हो गया है, वो रिकवर किया गया है। उसको एफएसएल में रातों रात भेज दिया गया है और एफएसएल की पूरी टीम वहां पे गांधीनगर में बैठ के उन्होंने उसका पृथक्करण किया है। कुछ में मिथाइल अल्कोहल की हाजिरी पाई गई। अभी जो इनको प्राथमिक पूछपरछ हुई है उसमें पैसे के लिए ही, क्योंकि उसने कुल 40,000 रुपया लेकर ये 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल अपने बुआ के लड़के को बेचा था। कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि अगर शराब अल्कोहल से बनती है, अगर गलती से एथाइल की जगह मिथाइल अल्कोहल मिल गया तो इतना क्या फर्क पड़ जाता है। तो मैं आपको समझा देता हूं। शराब बनाने का जो प्रोसेस है उसमें एथाइल अल्कोहल भी बनता है और मिथाइल अल्कोहल भी, लेकिन शराब बनाने वाली कंपनियां मेथाइल अल्कोहल को अलग कर देती हैं। देसी शराब बनाने वाले से अलग नहीं कर सकते, इसलिए दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन गुजरात में जो हुआ उसमें तो लोगों को सीधे सीधे मिथाइल अल्कोहल ही पिला दिया गया। मिथाइल अल्कोहल इतना खतरनाक होता है, इतना डेंजरस होता है कि इसे पीने के 15 मिनट के भीतर किसी इंसान की मौत हो सकती है। मिथाइल अल्कोहल शरीर में पहुंचने के बाद सीधे लिवर को डैमेज करता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है और गुजरात में यही हुआ। बोटाड जिले के रोजित गांव में शांति परमार नाम के शख्स की अचानक मौत हो गई। पुलिस को जानकारी मिली, जांच शुरू हुई और पता लगा कि गांव की ही महिला ने लोगों को शराब बेची थी। पुलिस का दावा है कि शांति भाई परमार ने उसी गांव की गजू बहन से शराब खरीदी थी। पुलिस ने गजू बहन के यहां रेड की तो उन्हें वहां से प्लास्टिक की थैली में करीब 8 लीटर केमिकल मिला जो मिथाइल अल्कोहल निकला। उनको पहली एक रोजित गांव से पहले एक विक्टिम का पता चला कि जो बोटाद में सोनावाला हॉस्पिटल में, अंकुर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। सोनावाला में पहले एडमिट था, वहां से रिफर हुआ अंकुर हॉस्पिटल, जहां उसकी कंडीशन क्रिटिकल हुई। वहां से हमको जब एमएलसी मिला तब डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि इट कैन बी समथिंग विच इज स्पूरियस काइंड ऑफ लीकर और सम केमिकल ही मस्ट हैव कंज्यूम। सबसे पहले तो ये रोजित गांव में आके हम लोगों ने पूछताछ करी। रोजित में जो गजूबेन करके एक लेडी है, उन्होंने इन जो लोग अफेक्टेड हुए थे, विक्टिम जो बारी बारी सब अफेक्ट हो रहे थे, विक्टिम जिनको सिम्टम्स आ रहे थे, उनको ये केमिकल सप्लाई किया था अल्कोहल के रूप में। अल्कोहल बोल के वो केमिकल था, प्योर केमिकल। गजूबेन की पूछताछ के बाद हम पूरा इसके नेटवर्क तक, रात को 12 बजे तक हम लोग पूरे इसके रूट तक, बेस तक पहुंच गए थे। गजूबेन जो पिंटू और लालू है चौकड़ी गांव के, उनसे ये लाई थी और इसको डाइल्यूट करके केमिकल को उन्होंने इसको सबको पिलाया था। मिथाइल अल्कोहल अगर शरीर में पहुंच जाए तो सबसे पहले लिवर को खराब करता है, इसके बाद आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, दिखना बंद हो जाता है, फिर चक्कर आने लगते हैं, कई बार हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है और फिर मौत हो जाती है। एक बात और गौर करने वाली है, इसका असर 15 मिनट में शुरू हो जाता है और कई बार 36 घंटे के बाद तक इसका असर रहता है। जिन गांवों में लोगों की मौत हुई उन लोगों में सिम्टम दिख रहे थे, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने से बचते रहे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हॉस्पिटल गए तो पुलिस पकड़ लेगी।
इसी चक्कर में जब हालात ज्यादा बिगड़ गए तब लोग हॉस्पिटल पहुंचे। तब तक हालात डॉक्टर्स के हाथ से निकल चुके थे। इसीलिए पुलिस अब लोगों से अपील कर रही है कि अगर तबीयत खराब है, किसी ने जहरीली शराब पी ली है, तो वो हॉस्पिटल जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस का फोकस फिलहाल जहरीली शराब के नेटवर्क को पूरी तरह से बेनकाब करने पर है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि गांव में जिस गजूबैन ने जहरीली शराब बेची वो तो सिर्फ एक कड़ी है। पता यह लगा कि 31 लोगों की मौत का सबसे बड़ा गुनहगार जयेश उर्फ राजू है। राजू ने अपने रिश्तेदार संजय और उसके दोस्त हरेश को कांटेक्ट किया। उनसे कहा अगर पुलिस सख्ती कर रही है, देसी शराब नहीं मिल रही है, तो ये केमिकल लेकर जाओ, इसमें पानी मिलाकर तुरंत शराब बनाई जा सकती है। जो नभोई गांव के संजय और हरेश है, बेसिकली संजय मेनली और हरेश उसका दोस्त, जो ये अहमदाबाद के किसी राजू भाई के थ्रू कांटेक्ट में आए थे। राजू भाई और संजय एक दूसरे के सगे में है, कजिन है, और राजू भाई ने उनको बोला कि आपके विस्तार में पुलिस की कार्रवाई सघन हो रही है, आपके यहाँ भट्टियाँ और सब अल्कोहल के केसेस हो रहे हैं, तो अगर आप देसी दारू नहीं बना सकते हैं तो मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन दे रहा हूं कि आप मेरे पास से ये बैरल लीजिए, इसको पानी में डाइल्यूट करके आप इसको सीधा अल्कोहल के रूप में बेच सकते हैं। राजू के बारे में क्या पता चला, कैसे उसने राजू एक एमोस कंपनी है, एक दसक्रोई विलेज की एमोस कंपनी, जिसका ओनर समीर पटेल है। उस कंपनी में गेट कीपर, ग्राउंड कीपर की जॉब करता था। उसको पता था कि मेरे ये जो लीकर है, ये जो लिक्विड है, जो फ्लेमेबल लिक्विड है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसने पूरा सर्च करके उसको पता चला कि इसको डाइल्यूट करके मैं इसको आई कैन सेल इट एज अल्कोहल। तो इस केमिकल को उसने, राजू ने हितेश और समीर को धंधुका के एक किसी प्लेस पे बुला के, तगड़ी गांव के नज़दीक एक प्लेस है फाटक पे, वहाँ बुला के 600 लीटर इसको दिया था, इसको संजय को और हितेश को। और संजय और हितेश के थ्रू ये अजीत और एक और है पिंटू, उनके पास गया था। अब सवाल यह है कि जिस गुजरात में शराब पर पाबंदी है, जो ड्राई स्टेट है, वहां जहरीली शराब कैसे बिक रही थी? निर्णय कपूर ने यह सवाल बोटाड के एसपी से पूछा। उन्होंने माना कई इलाकों में चोरी छुपे देसी शराब की भट्टियां चलती हैं। इसकी जानकारी पुलिस को भी मिली थी, इस पर सख्ती से एक्शन हो रहा था, इसलिए लोग अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं। देसी शराब बनाने में कम से कम 6 दिन का वक्त लगता था। इस दौरान पुलिस को भनक लग गई तो सारा माल जब्त हो जाता था। एक्शन होता वो अलग। इसलिए अब नकली शराब बेचने वाले केमिकल से इंस्टेंट शराब बनाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। बोटाड में जो हुआ वो इसी का नतीजा है। जो मेन जो यहाँ का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भट्टियाँ चलती है देसी दारू की, रोजिद में भट्टियाँ नहीं है। रोजिद में बाहर से लाके ये गजूबैन बेचा करती थी देसी शराब। जो भट्टियाँ चौकड़ी गांव में है मेनली, उस गांव में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर भगीरथ सिंह, जो 1.5 महीने से चार्ज में आया, उसके चार्ज में आते ही हर एक गांव में उसने धौंस बोलाई है। परसों रात को भी ये जो इंसिडेंस हुआ, उससे उस दिन भी गांव के सबसे बड़े बूटलेगर सागर के खिलाफ हम लोगों ने गांव में ही प्रोहिबिशन का केस किया था। सारे गांव के सामने उसके माफी भी मंगवाई थी, और दारू वो नहीं बेचेगा ये भी हम लोगों ने उसके हाथों कहलवाया था। और शायद यही है कि उसके मद्देनजर चौकड़ी गांव में सारी भट्टियां बंद हो गई थी, और जो अक्यूज है वो भी पूछताछ में ही बता रहा है कि भट्टियां बंद हो गई थी, हम लोग देसी दारू बना नहीं सकते थे, 5-5, 6-6 दिन लगते हैं देसी दारू बनाने में, तो हम लोगों ने ये सीधा रास्ता केमिकल को यूज करके, सीधा केमिकल डाइल्यूट करके बेचने का रास्ता अपना लिया था। पुलिस अफसर सफाई दे रहे हैं, तरह तरह की बातें बता रहे हैं, लेकिन हमने पूरी तरह उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर रोजिद गांव पहुंचे और देखिए वहां कहानी बिल्कुल उल्टी नजर आई। निर्णय ने गांव के सरपंच से बात की, उनसे पूछा कि पुलिस को तो बाद में पता लगता है, लेकिन गांव में तो सबको पता होता है कि कौन शराब पीता है, शराब कहां मिलती है। क्या आपको यह सब नहीं पता था कि आपके गांव में जहरीली शराब खुलेआम बिक रही है? जवाब में सरपंच ने जो कहा वो बात चौंकाने वाली थी। सरपंच ने कहा सबको पता था। 4 महीने पहले मार्च में पुलिस से शिकायत की गई थी, लिखित में एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पीने वाले लोग हमारे गांव में बहुत ज्यादा थे और कुछ ना कुछ लफड़ा करते रहते थे, इसलिए मैंने एसपी साहब को और पीएसए साहब को दोनों को लिख के दिया था
कि हमारे गांव में शराब बंद करवा दीजिए, फिर भी इसका कोई रिजल्ट नहीं आया और ये हो गया। नहीं मतलब आपने ये आशंका पहले व्यक्त की थी? हाँ, मेरे को कोई अलग आशंका थी, पर ये हो गया तो ये बहुत दुखद घटना है। और इसके लिए अभी हमने स्टैंड बाय पे इमरजेंसी के लिए 108 भी रखी है कि कोई भी पेशेंट आए नया तो उसके लिए देर ना हो जाए। तो कोई एक्शन नहीं लिया गया आपकी? नहीं, मेरे फरियाद पे कोई एक्शन नहीं, आते हैं राउंड अप लगा के चले जाते हैं। और मुझे ऐसा बोलने में आया कि आपके गांव में शराब ही नहीं मिलती, और मैं हर रोज पीने वाले को गांव में देखता था। बहुत ज्यादा लोग पीकर मेरे सामने आते थे, मैं उसको बताता था, पुलिस को बुला के दिखाता था ये पिया हुआ है, फिर भी मना करते थे कि ये पिया हुआ नहीं है। तो शराब तो नहीं मिलती थी, बुलाते तो बाहर से थे कि यहीं बिकती है? यहीं बिकती थी, 10 लोग बेचते हैं मेरे गाँव में। मैंने कहा भी था कि यहाँ 10 लोग बेच रहे हैं तो आप आओ, कोई एक्शन लो, फिर भी नहीं हुआ और ये हो गया। मैं आपको फिर से बता देता हूं, पुलिस का चेहरा सामने लाने वाले ये रोजित गांव के सरपंच हैं। इसी गांव में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। सरपंच ने बताया कि शिकायत करने पर पुलिस वाले आते हैं, खाना पूरी करके चले जाते हैं। इसके आगे वो क्या करते? जोगित गांव के सरपंच ने इससे आगे जो कहा वो और परेशान करने वाला था। उन्होंने बताया कई और लोगों ने जहरीली शराब पी है, लेकिन डर के मारे वो भी सामने नहीं आ रहे। क्या और भी केसेस बाहर आ रहे हैं? मतलब क्या हो रहा है शराब आने के? वो कल डर रहे थे, उनको ऐसा था पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी, पर हमने बोला आपको हॉस्पिटलाइज करना है और चेकअप करके वापस छोड़ना है। फिर भी उनको ऐसा डर था कि हमको कुछ केस कर देंगे, ऐसा कुछ, इसलिए कोई आया नहीं। फिर जब उसका असर होना शुरू हुआ तब वो धीरे धीरे सब आने लगे। अभी 3 लोग आए हैं, तीनों को भेजा है भावनगर के लिए, भेज दिया है। क्या उनको लक्षण क्या दिख रहे हैं? क्या वो आंखों में दिखना बंद हो जाता है और उंगलियां टेढ़ी हो जाती है। तो ये आसपास के और भी गांव प्रभावित हैं क्या? मतलब वहां से भी नए केसेस आ रहे हैं? हाँ, बहुत सारे गांव हैं, 6 गांव तो मेरे आसपास के ही है, जिनमें 2-3 केस अभी आए हैं और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ सब डर में है कि पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी, इसलिए। और ये आ कहाँ से रही थी शराब? ये हमारे पास के गांव चौकड़ी में से आ रही थी और वहीं से सब गांव में प्रोवाइड हो रही थी, और जहां जहां ये प्रोवाइड हुई वहां ये केस आ रहा है। रोजित गांव के सरपंच ने जो कुछ कहा उससे तो पुलिस की लापरवाही साफ नजर आती है। इसलिए निर्णय कपूर ने बोटाड के एसपी से इसके बारे में पूछा, लेकिन एसपी ने सरपंच के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने ये तो माना कि मार्च के महीने में उन्हें रोजित गांव से एप्लीकेशन मिली थी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उस पर एक्शन हुआ था, केस दर्ज हुए थे, इसीलिए नकली शराब बेचने वालों का धंधा चौपट हो गया था। रोजित गांव के विलेज ने टू बी प्रिसाइज 8 मार्च को एक एप्लीकेशन दी थी। उस सिलसिले में 29 मार्च और 14 अप्रैल को उनको मैंने सीधे ही डिप्टी एसपी डिवीज़न के डिप्टी एसपी को तपास दी थी, और डिवीज़न के डिप्टी एसपी ने 2 बार उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया था। वो स्टेटमेंट के लिए भी नहीं आए थे। फिर भी हम लोगों ने केस की जो गंभीरता है उसको ध्यान में रखते हुए अल्कोहल के कहीं पे भी बदी और प्रोहिबिशन की कहीं पे बदी हो, हम लोग कड़क कार्रवाई करते हैं। हम लोगों ने डिप्टी एसपी के थ्रू पीएसआई को साथ में रख के 6 प्रोहिबिशन के बड़े केसेस भी वहाँ पे किए थे। वहाँ पे 6 नील रेड भी हमने करी है। गांव में जो एकमात्र लिस्टेड बूटलेगर है गजूबेन, जो इस केस में भी अक्यूज है, उन गजूबेन के खिलाफ पिछले 2 साल में हम लोगों ने कम से कम 11 केसेस किए। रिसेंटली 23 जून को भी हम लोगों ने उनके खिलाफ प्रोहिबिशन का एक केस किया है। तो ये जो सरपंच बता रहे हैं ये बातें रोजित गांव की, ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है। पुलिस का दावा है कि एक्शन हुआ, शराब की भट्टियां बंद हो गई, इसीलिए नकली शराब बनाने वालों ने केमिकल को शराब बताकर बेच दिया। अब केमिकल बेचने वाले भी पकड़े गए हैं। पुलिस के तर्क अपनी जगह हैं, लेकिन आज बोटाड के गांव में शमशान का दृश्य देखकर दिल दहल गया। एक साथ कई चिताएं जल रही थी। इसके बाद कितनी और लाशें यहां आएंगी, कितनी और चिताएं जलेंगी, ये कोई नहीं कह सकता। बोटाद के इस जहरीली शराब कांड की सबसे दर्दनाक तस्वीर जो है वो बरवाड़ा तालुका के रोजित गांव की है। रोजित गांव के शमशान में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जहां पे एक साथ आप देख सकते हैं सामूहिक अग्नि संस्कार चल रहा है। करीब 5 लोगों की चिताएं जो हैं वो इस जहरीली शराब कांड से मृत्यु होने के बाद एक साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्हें
उनकी अंतिम विधि चल रही है और गांव के आप देख सकते हैं उनके समाज के, कोली समाज के लोग हैं, ये सब यहाँ पे शोकमग्न हैं। बताया जा रहा है कि रोजिद में करीब 30 के आसपास जो लोग हैं वो प्रभावित हुए इस जहरीली शराब को पीने से, जो कि चौकड़ी जो नज़दीक में एक गांव है जहां के 2 आरोपी भी हैं जिन्हें इस वक्त पुलिस ने पकड़ लिया है, उनसे ये शराब खरीद करके लाए थे और इन्होंने जब इसे कंज्यूम किया, बताया जा रहा है करीब 30 लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस गांव की तस्वीर, आप देखिए पूरा गांव जो है समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हैं, शोकमग्न हैं, अपने इन परिजनों को याद कर रहे हैं। गुजरात की यह घटना बहुत सारे सवाल खड़े करती है। गुजरात में नकली जहरीली शराब इसलिए बिकती है क्योंकि वहां पर शराब पर पाबंदी है। तो क्या शराब से पाबंदी हटा ली जाए? जहरीली शराब का यह कारोबार इंडस्ट्री में काम आने वाले मिथाइल अल्कोहल की वजह से हुआ। तो क्या इंडस्ट्री को मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई बंद कर दी जाए? लोग शराब के जहर से मौत के कगार पर आ गए, पर हॉस्पिटल जाने से बचते रहे क्योंकि उन्हें डर था कि पुलिस उन पर केस बना देगी। तो क्या पुलिस ड्राई स्टेट में शराब पीने वालों पर केस बनाना बंद कर दे? इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता हूं कि किसी चीज पर पाबंदी लगाना कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। एक तरीका है कि लोगों को जागरूक किया जाए, असली नकली में फर्क समझाया जाए, तो शायद इस तरह के हादसे कम हो जाए। लेकिन ड्राई स्टेट में नकली शराब, कच्ची शराब, जहरीली शराब का कारोबार होगा तो इसको रोक पाना मुश्किल होगा। जहां तक पुलिस का सवाल है, वो ये कहकर नहीं बच सकती कि उसने कच्ची शराब की भट्टियां बंद कर दी थी, कच्ची शराब बनाने वालों को जेल में डाला, केस दर्ज किए, इसलिए केमिकल से इंस्टेंट शराब बनाकर बेची जाने लगी। मुझे लगता है कि लोकल पुलिस की मिली भगत के बगैर इस तरह के गलत काम हो ही नहीं सकते। इसलिए अपराधियों के खिलाफ एक्शन के साथ साथ उन पुलिस वालों की पहचान भी होनी चाहिए जो इस तरह के काले कारनामे करने वालों को प्रोटेक्शन देते हैं। हालांकि मसला सियासत का नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि हादसा गुजरात में हुआ, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया। अरविंद केजरीवाल तो आज गुजरात पहुंच गए। जैसे ही जहरीली शराब से लोगों की मौत की खबर मिली तो सीधे भावनगर के हॉस्पिटल में भर्ती लोगों को देखने पहुंचे। हॉस्पिटल में केजरीवाल ने मरीजों का हाल पूछा और बाहर निकलने के बाद सियासी बात की। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में तो हंगामा मचाती है, लेकिन यह नहीं बताती कि ड्राई स्टेट होने के बाद भी गुजरात में शराब कैसे बिक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग गुजरात में शराब बेच रहे हैं उनको पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है, इसलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। अभी हम इन सबसे मिलके आए, बहुत बहुत गरीब लोग हैं और उनको देख के अंदर बहुत दर्द होता है। ऐसा उनसे हम पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शराब पी और शराब पीने के बाद उनको धुंधला दिखाई देने लगा और फिर उनको हॉस्पिटल लाया गया। उनसे पूछा हमने, उन्होंने कहा कि बड़े खुलेआम यहाँ पे शराब बिक रही है और रोज़ बिकती है, रोज़ शराब बेचने वाले आते हैं गांव में, रोज़ शराब बिकती है। गुजरात में तो नशाबंदी है, अगर नशाबंदी है तो इतनी खुलेआम शराब कैसे बिक रही है? क्या प्रशासन को पता नहीं है? जाहिर तौर पे पता है। इतने बड़े स्केल के ऊपर गांव-गांव के अंदर इतने सारे गांव के लोग यहाँ आज एडमिट हैं, गांव-गांव के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर शराब कैसे बिक रही है? जाहिर तौर के ऊपर उनको राजनीतिक, पॉलिटिकल उनको संरक्षण है, उसके बिना नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है उनको सरकार उचित मुआवजा दे। जो लोग आज अपने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं उन लोगों को सरकार उचित मुआवजा दे। जहां तक राजनीति का सवाल है, इस मामले में दोनों तरफ से आग बराबर की है। केजरीवाल गुजरात में तो जहरीली शराब को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उनकी शराब पॉलिसी को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उनका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। केजरीवाल ने गुजरात में शराब पर लगी पाबंदी को लेकर सवाल पूछे तो दिल्ली में उनसे पूछा गया कि उन्होंने जो शराब बेचने वाली कंपनियों को रियायतें दी हैं उनका जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिया।
गुजरात में एक केजरीवाल ने आरोप लगाया कि वहां शराब बेचने वालों को पॉलिटिकल सपोर्ट है, तो दिल्ली में सवाल उठा यहां शराब का कारोबार सरकारी हाथों से लेकर प्राइवेट कंपनियों और कारोबारियों को क्यों दे दिया? इसमें किसका फायदा हुआ? मोटी सी बात है, जहां शराब होगी, चाहे पाबंदी हो जैसे गुजरात में है, या ज्यादा खुलकर ज्यादा आसानी से बेची जाए जैसा दिल्ली में है, सवाल तो दोनों जगह उठेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ सांसदों ने गुजरात में शराब से हुई मौतों का मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया, लेकिन बात दब गई क्योंकि आज कांग्रेस का एजेंडा बिल्कुल अलग था। आज कांग्रेस का पूरा फोकस सोनिया गांधी की ईडी में पेशी के खिलाफ प्रोटेस्ट पर था। नेशनल हेराल्ड के केस में आज ईडी ने सोनिया गांधी से 6 घंटे तक पूछताछ की। उन्हें कल भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के नेताओं ने आज सुबह से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया था। पूरे देश में प्रोटेस्ट किया, कहीं गाड़ी को आग लगाई, कहीं धरना दिया, कहीं कालिख पोती, तो कहीं कांग्रेस के नेता पुलिस से उलझे। सोनिया गांधी आज सुबह सुबह जब ईडी के दफ्तर जाने के लिए अपने घर से निकली, उससे पहले ही प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कांग्रेस दफ्तर में भीड़ पहले से जुटी थी। कांग्रेस के नेताओं ने राजघाट पर प्रोटेस्ट की परमिशन मांगी थी, वो नहीं मिली, तो कांग्रेस के दफ्तर में ही प्रदर्शन हुआ। सुबह जब सोनिया ईडी ऑफिस पहुंची तो उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों थे। राहुल उन्हें ऑफिस के गेट तक छोड़कर लौट गए, लेकिन प्रियंका गांधी सोनिया से पूछताछ के दौरान ईडी के ऑफिस में ही रही। इधर सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही थी, उधर राहुल गांधी कांग्रेस के सांसदों के साथ सड़क पर उतर गए। आज कांग्रेस के सांसदों ने पार्लियामेंट के भीतर भी जबरदस्त हंगामा किया, लेकिन सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया। मुद्दा बनाया महंगाई और जीएसटी जैसे इश्यूज को। हंगामे के कारण संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, तो कांग्रेस के सभी सांसद पैदल ही राष्ट्रपति भवन की तरफ चल पड़े। राहुल गांधी इनकी अगुवाई कर रहे थे, पुलिस ने रोका, बिना परमिशन के राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने से मना कर दिया, तो राहुल गांधी सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस अफसरों ने राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की, सड़क से हटने की अपील की, तो पुलिस से उलझ गए। पुलिस को अंबानी की अडानी की सेना बताने लगे। I'm not putting an arrest, I'm standing here. Okay. Price rise, unemployment, बेरोजगारी, हिंदुस्तान की आवाज वो हम यहाँ उठा रहे हैं, जनता की आवाज। ये जो पूरा सिस्टम है, ये कंट्रोल, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अदानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। ये सब अदानी जी अंबानी जी की सेना है, पहचान लो। जब काफी देर तक समझाने के बाद भी राहुल गांधी नहीं माने, तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और बस में बैठकर थाने ले गई। लेकिन हिरासत में ले जाने से पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। कहा मोदी राजा हैं और पुलिस राजा की सेना की तरह व्यवहार कर रही है। यहाँ पे सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं। हाँ, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ। आप जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई और राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, संसद में अपनी बात नहीं कह सकते, जो स्थितियां बनी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो है, हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। अगर मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है, सांसद अगर राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते तो क्या होगा, ये आप मुझे बताइए। कांग्रेस के जो सांसद मार्च कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर के हाथ में सोनिया गांधी के पोस्टर थे। वो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे, लेकिन ये बात कह नहीं रहे थे। राहुल गांधी भी बार बार यही कहते रहे कि वो तो महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हैं, जमीन पर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं, और इसीलिए उन्हें डिटेन कर लिया गया। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रपति भवन तक प्रोटेस्ट मार्च का राज मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोल दिया। खड़गे ने बताया कि कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन असल में सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ है। ये कार्यक्रम हमारा, हम पीसफुल सत्याग्रह करना चाहते हैं और हमारी मांग है कि सदन में प्राइस राइज और
जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हम वहाँ चर्चा चाहते हैं। और दूसरी बात जीएसटी छोटे मोटे चीजों पे डाले हैं, दूध दही चना ऐसे चीजों पे, जो बच्चों के पेंसिल रबर ड्राइंग पेपर ऐसे पे जो जीएसटी बढ़ी है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। साथ ही साथ जो सरकार ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। ये सारे मुद्दों को लेके हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रेसिडेंट तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए हम मेमोरेंडम भी उनको भेज रहे हैं। राहुल गांधी प्रोटेस्ट करें, धरने पर बैठें, नारे लगाएं, ये उनका अधिकार है। उनका प्रोटेस्ट मार्च पुलिस ने रोका, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। पुलिस तो हर जगह प्रोटेस्ट को रोकती है जब परमिशन नहीं होती। लेकिन हर बात में अंबानी अडानी को घसीटकर राहुल गांधी अपना ही केस कमजोर करते हैं। लोगों को लगता है कि वो सीरियस नहीं है। दूसरी बात है कि कांग्रेस के नेता नारे तो लगा रहे थे सोनिया गांधी के, प्रोटेस्ट तो कर रहे थे सोनिया को ईडी के सामने बुलाए जाने पर, लेकिन जब मीडिया ने पूछा तो कहने लगे उनका प्रोटेस्ट महंगाई और जीएसटी के खिलाफ है। इसका मतलब उन्हें ठीक से अंदाजा नहीं था कि वो सड़कों पर क्यों उतरे हैं। ऐसी बातें सुनकर लोगों को लगता है कि कांग्रेस को तो ठीक से विरोध प्रदर्शन करना भी नहीं आता और सारा प्रोटेस्ट ड्रामे जैसा लगने लगता है। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 18 जुलाई से शुरू हुआ है। उसी दिन से हंगामा हो रहा है, इसलिए अब स्पीकर और चेयरमैन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया। आज राज्यसभा में हंगामा करने वाले 19 सांसदों को चेयरमैन ने इस हफ्ते की कार्रवाई के लिए सस्पेंड कर दिया। जो एमपी सस्पेंड किए गए हैं उनमें तृणमूल कांग्रेस के 7, डीएमके के 6, टीआरएस के 3, सीपीएम के 2, सीपीआई का 1 एमपी शामिल है। ये सांसद बार बार वेल में चेयरमैन के सामने आ रहे थे, चेयरमैन की कुर्सी के सामने प्लेकार्ड्स लहरा रहे थे, समझाने के बाद, अपील करने के बाद भी कार्रवाई चलने नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जिन 19 सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें सबसे ज्यादा 7 एमपीज तृणमूल कांग्रेस के हैं। इसलिए डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सांसदों का सस्पेंशन क्या चीज है, बीजेपी ने लोकतंत्र को ही सस्पेंड कर डाला है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि मोदी सरकार का न तो लोकतंत्र में यकीन है न संसद में, वो तो सिर्फ बुलडोजर चलाकर चुनाव जीतना चाहती है। Couldn't care. We couldn't care less. Yeah, this government has suspended democracy. Modi and Shah have suspended democracy. What are you talking about MPs? 19 सांसदों का निलंबन मत कहिए, तो लगता है ना जैसे कि सांसद ने बहुत बड़ा गुनाह किया था। ये संसदीय लोकतंत्र की हत्या है, ये बुलडोजर चलाना हुआ संसद की बेस्ट रवायतों पर, यहाँ की परंपराओं पर। मैंने इससे ऐसे क्षण देखे हैं जहां डेडलॉक रिजॉल्व हुआ है, आइस ब्रेक हुआ है। संभवतः सरकार चाहती नहीं है। सरकार माई वे और हाईवे जो सड़कों पर कर रही है ना, कि मैं नहीं सुनता, मुझे चुनाव जीतने की एक पद्धति पता है, हिंदू मुसलमान कर देंगे, खालिस्तान पाकिस्तान कर देंगे, लोग बेरोजगारी भूल जाएंगे, महंगाई भूल जाएंगे। कमोबेश वही संस्कृति वो संसद के अंदर लाने में सफल हो चुके हैं। इसलिए मैं सांसदों के व्यक्तिगत निलंबन का मामला इसे मानता ही नहीं है। ये हमारी सामूहिक संवेदना का निलंबन है, संसद की रवायतों का निलंबन है, संसदीय लोकतंत्र के गला घोटने की कोशिश है, और ये चीजें जनता भी देख रही है। विरोधी दलों के नेताओं ने सरकार पर जो सवाल उठाए उनका जवाब दिया राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं, सिर्फ हंगामा करना चाहता है। पीयूष गोयल ने कहा जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तबीयत ठीक होगी, सरकार महंगाई और जीएसटी पर चर्चा करवाएगी। सरकार हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है। महंगाई पे भी सरकार अब चर्चा करना चाहती है। हम बताना चाहते हैं कैसे बड़े अहम कदम सरकार ने उठाए जिससे भारत में बाकी देशों के निस्बत महंगाई कम रही है। हम बताना चाहते हैं कैसे जीएसटी काउंसिल में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, केरल की कम्युनिस्ट पार्टीज, डीएमके, ये सभी पार्टीज ने, टीआरएस, ये सभी पार्टीज ने मिलके सर्वसम्मति से जो निर्णय लिए उसके ऊपर भी सदन को नहीं चलने दे रहे। और मैं समझता हूं कि विपक्ष भाग रही है चर्चा से, क्योंकि वो समझ गई है कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी
जो कर्तव्य था उसमें वो पूरी तरीके से फेल हुए। इस विषय पे चर्चा शेड्यूल होगी जैसे वित्त मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, और रिक्वेस्ट करते हैं कि सदन की कार्रवाई को स्मूथली चलाने दिया जाए। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया था वो सदन के बाहर आकर प्रोटेस्ट करने लगे। तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव ने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है, मंत्री की बीमारी तो बहाना है, असल में सरकार किसी भी मुद्दे पर सवाल सुनना ही नहीं चाहती। महंगाई आज कहां तक पहुंच गई आप देखिए, और जीएसटी जिस तरह से लागू किया गया है बेसिक चीजें पे, एसेंशियल कमोडिटीज पे, अगर हम उसको पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठाएंगे तो जनता हमें माफ करेगी क्या? इसलिए सस्पेंड किया क्योंकि हमने इसका विरोध किया, इस निर्णय का विरोध किया जो हमारा हक बनता है। सस्पेंशन सिर्फ इसलिए हुआ कि क्योंकि सरकार के पास महंगाई और जीएसटी पे जवाब नहीं है, और वित्त मंत्री के शारीरिक परिस्थिति एक बहाना है, क्योंकि हमने कहा था हम अभी डिबेट शुरू करेंगे, जब मंत्री जी की तबीयत ठीक हो जाएगी वो आपके आके जवाब देंगे, फिर भी वो लोग नहीं माने। सांसदों के निलंबन के बाद विपक्षी दलों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें डीएमके, टीएमसी, सीपीएम, टीआरएस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों के लीडर शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, सरकार ने विपक्ष के 19 सांसदों को सस्पेंड करके लोकतंत्र और संसद की हत्या करने की कोशिश की है। सरकार खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा रही है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। देश की संसद में हम इस मुल्क के अंतिम आदमी का मुद्दा उठाना चाहते हैं। 17 खाने पीने की चीजों पे महंगाई बढ़ा दी गई, दूध पे, दही पे, आटे पे, दाल पे, अस्पताल के कमरे तक पे, और हम सदन में उस मामले में चर्चा चाहते हैं। चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं। और आज जिस तरह से हमारे 19 साथी सदस्यों को सस्पेंड किया गया है, ये अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है, और ये संसद की हत्या करने का एक प्रयास है, संसद की मर्यादा की हत्या करने का प्रयास है। संजय सिंह को जवाब दिया सुशील मोदी ने। सुशील मोदी ने कहा, जो लोग जीएसटी को लेकर हंगामा कर रहे हैं उनकी राज्य सरकार के मंत्री जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इसका सपोर्ट कर रहे थे। सुशील मोदी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि जीएसटी तुरंत लागू कर दीजिए, इस पर तो चर्चा की भी जरूरत नहीं है। इन लोगों ने जीरो आवर नहीं चलने दिया, क्वेश्चन आवर नहीं चलने दिया। लोकतंत्र में क्वेश्चन आवर, जीरो आवर का बहुत बड़ा महत्व है, और ये तो जो विपक्ष के लोग हैं उन्हीं का जीरो आवर होता है, अधिक से अधिक उन्हीं का क्वेश्चन रहता है। आज 7 दिन हो गया लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। यहाँ तक कि जीरो आवर पर इन्फ्लेशन पर जो इनका सवाल था उसको भी लोगों ने नहीं उठाया और वेल में जाकर हल्ला कर रहे हैं। उनके पास क्या मुद्दा है, क्या तर्क है? वो जीएसटी की बात करते हैं। जिस जीएसटी काउंसिल में मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, सर्वसम्मति से उसको पारित कर दिया जाए, तो आम आदमी पार्टी के वित्त मंत्री जो जीएसटी काउंसिल में मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि इस पर कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, सर्वसम्मति से पारित हो जाए, और यहाँ वो वेल में जाकर हंगामा कर रहे हैं। तो बताए कि कांग्रेस के लोग की जीएसटी काउंसिल में उन्होंने इस जीएसटी लगाए जाने का क्यों नहीं विरोध किया? ये टीएमसी के वहाँ मंत्री मौजूद थे, उन्होंने क्यों साथ दिया? तो काउंसिल की बैठक में समर्थन कीजिएगा और यहाँ पर आप सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दीजिएगा। संसद बहस करने की जगह है, ये धरना प्रदर्शन करने की जगह नहीं है। मुझे लगता है ये कहकर हम थक गए कि पार्लियामेंट की कार्रवाई ना चलने से कितना नुकसान होता है। हंगामा रोज होता है और सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। इसलिए अब लगता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए। आजकल संसद जिन पुराने नियम कायदों पर चलती है, वो नियम कायदे जिन लोगों के लिए बने थे वैसे लोग तो पार्लियामेंट में कम दिखाई देते हैं। अब नए जमाने के हिसाब से, नए लोग के मिजाज के हिसाब से नियमों में बदलाव की जरूरत है। ऐसे नियम बने जिसमें ना सरकार ना विरोधी दल कभी इस रूल कभी उस रूल का हवाला देकर सदन रुकवाएं। प्रोसीजर ऐसे होने चाहिए जिसमें विरोधी दलों को आलोचना करने का, सवाल उठाने का पूरा पूरा मौका मिले, सरकार को सफाई देने से, जवाब देने से रोका ना जा सके। प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करने वालों के खिलाफ
खुलकर एक्शन हो और उन्हें कोई सपोर्ट न कर पाए। सदन का काम रोकना, शोर मचाना पार्लियामेंट्री प्रोसीजर नहीं हो सकता। इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। कुल मिलाकर पार्लियामेंट का मतलब होना चाहिए शोर कम, डिबेट ज्यादा। आजकल पार्लियामेंट में जो हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस के सांसद जीएसटी का मुद्दा उठा रहे हैं तो बीजेपी के लोग पार्थो चैटर्जी का नाम लेकर नारा लगाते हैं। टीचर्स भर्ती के घोटाले के बारे में टीएमसी से सवाल पूछते हैं। इस घोटाले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज पता लगा कि इस मामले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी को 2 डायरियां मिली हैं। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की ब्लैक डायरी है तो दूसरी छोटी डायरी है। काली डायरी में 40 पेज पर डिटेल में लिखा है, वहीं छोटी डायरी में 13 पेज पर जानकारी दर्ज है। जानकारों का कहना है कि अर्पिता मुखर्जी की ब्लैक डायरी में उन कैंडिडेट्स के नाम हैं जो टीचर एग्जाम भर्ती के एग्जाम में फेल हो गए थे, लेकिन उन्हें नौकरी पर रखा जाना था। इस डायरी में यह भी लिखा था कि जिन्हें नौकरी दी जानी है उन्हें किस नंबर पर रखना है, किसने उस कैंडिडेट के नाम की सिफारिश की है, उसने कितने पैसे दिए हैं, कितनी किश्तों में रिश्वत दी गई। अर्पिता के घर पर जो छोटी नोटबुक मिली है उस पे बंगाल के हर जिले में किस नेता को भर्ती में कितना कोटा दिया जाना है इसकी जानकारी दर्ज है। इसके बदले में जो कैश मिला, जिस कैंडिडेट के लिए मिला, किस एजेंट से मिला, उसके नाम और कोड लिखे गए हैं। यही नहीं, टीचर भर्ती के बदले में जो पैसे मिले उन पैसों को किन लोगों में कितना कितना बांटा जाना है इसका जिक्र भी छोटी डायरी में है। डायरी के अलावा कुछ पर्चियां भी अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुई हैं, जिन्होंने कुछ डायरेक्शंस लिखे हैं, लेकिन ये किसके लिए हैं यह अभी पता नहीं चल पाया है। अर्पिता मुखर्जी और ममता सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी दोनों इस वक्त ईडी के रिमांड पर हैं। ईडी ने इस केस में अब तक टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इस सब के बाद अब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर पार्थ चैटर्जी को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। इस पूरे मामले में अब तक जितनी बातें सामने आई हैं उनसे यह तो साफ है कि ममता की सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर रहे पार्थ चैटर्जी ने टीचर्स की भर्ती के काम में दबाकर पैसे बनाए और सबको बांटे। पार्थ चैटर्जी और उनकी दोस्त अर्पिता मुखर्जी ने टीचर्स भर्ती को कारोबार भी बनाया और इसके दम पर सियासत भी की। इसके बहुत सारे सबूत अब पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। यह काम ममता बनर्जी के नाक के नीचे हो रहा था, इसलिए बीजेपी यह तो कहेगी कि ममता भी इसमें शामिल है, लेकिन अभी तक चीफ मिनिस्टर के इन्वॉल्वमेंट के कोई सबूत सामने नहीं आए। लेकिन यह भी सही है कि इतना कुछ होने के बावजूद ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया है। इस बात से कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। अब एक खबर मध्य प्रदेश से। भोपाल में एक स्टूडेंट की मौत पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। लड़के के परिवार वालों का कहना है कि उसकी बेटी की हत्या मुस्लिम कट्टरपंथियों ने की, जबकि पुलिस को लगता है कि यह सुसाइड का केस है। जब सरकार ने इस केस की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। असल में 20 साल के निशांक राठौर का शव भोपाल से करीब 45 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर मिला था। रेलवे ट्रैक पर डेड बॉडी मिलने से पहले निशांक के फोन से उनके पिता के फोन पर व्हाट्सएप मैसेजेस आए। इन मैसेजेस में लिखा था, राठौर साहब, आपका बेटा बहुत बहादुर था, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा। सारे कायर हिंदू को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं। इसी तरह के मैसेज के कारण परिवार को लगता है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। मैंने उसकी बॉडी देखी तो बॉडी देख के मैं ये कह सकता हूँ कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसके चेहरे से लेके यहाँ तो खरोच का भी निशान नहीं था। तो ट्रेन के सामने या साइड से भी यदि व्यक्ति टकराता है या सामने भी आता है तो उसका शरीर छत बिछत हो जाता है। तो इसलिए मेरे को उसकी बॉडी देख के लगता ही नहीं कि ये इसने सुसाइड किया होगा। अच्छा। हाँ।
और वो सुसाइड नहीं कर सकता। वो बड़ा दिलेर और बिंदास रहता था वो, और उसके साथ वाले भी ये कहते हैं। और वो सुबह जब निकला भी था वहाँ से दोस्तों के यहाँ से, तो वो 3:30 बजे उसके दोस्त को बोल के निकला था कि मैं मेरी दीदी से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा। तो उस टाइम भी ऐसा उनको कहीं नहीं लग रहा था कि ये कोई सुसाइड कर सकता है। सुसाइड भी करना होता तो वो भोपाल से बरखेड़ा 48 किलोमीटर क्यों आता भाई? पेपर भी यही कह रहा। और हमको बरखेड़ा में उसकी बॉडी मिली, बरखेड़ा हम थाने गए थे वहाँ, तो वहाँ की जगह प्रकरण तो वो उतनी दूर से। और फिर दूसरी चीज़ है कि यदि जिस व्यक्ति को सुसाइड करना है वो 2 किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप पे 450 रुपये का पेट्रोल क्यों डलवाएगा भाई? उसको तो मतलब जाना ही है, तो 50 रुपये का डलवा के उनके वहाँ तक चला जाऊँ मैं। निशांक के पिता का दुख समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके सवाल उनका शक जायज है। निशांक राठौर अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी 2 बहनें हैं। परिवार सिवनी मालवा इलाके में रहता है। निशांक भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। निशांक के पिता उमाशंकर राठौर के इन सवालों में दम है कि अगर उनके बेटे को सुसाइड करना होता तो भोपाल से 47 किलोमीटर दूर क्यों जाता। जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसमें निशांक शाम करीब 5 बजे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद वो बारखेड़ा की तरफ गया और इसके करीब 1.25 घंटे बाद यानी 6:15 बजे ट्रेन के ड्राइवर ने पुलिस को खबर दी कि रेलवे ट्रैक पर एक लड़के की लाश पड़ी है। लेकिन 5 बजे से 6 बजे के बीच निशांक के साथ क्या हुआ, यह सवाल अभी बना हुआ है। 5:44 पर निशांक के मोबाइल से उनके पिता को व्हाट्सएप मैसेज भेजे गए कि गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा। इतना ही नहीं, निशांक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी एक फोटो अपलोड की गई जिसमें निशांक की तस्वीर पर रेड कलर में बड़ा सा क्रॉस का निशान लगा रखा था। इसके साथ ही यह भी लिखा गया था कि देख लो, अगर नबी के बारे में गलत बोलोगे तो यही हश्र होगा। फोटो के साथ पाकिस्तानी फ्लैग लगे हुए थे। निशांक की बहन के मुताबिक जब उन्होंने अपने भाई की इंस्टा स्टोरी पर यह फोटो देखी तो किसी अनहोनी की आशंका से उन्होंने निशांक को फोन किया। वो निशांक से कहना चाहती थी कि स्टोरी को हटा ले, लेकिन निशांक से फोन नहीं उठाया। इंस्टा पे उसने स्टोरी अपलोड की थी ये। तो आपको भी मिली? तो वो तो सबको दिखते जितने फॉलोअर है। तो हम लोग ट्रेन में थे, जब स्टोरी मेरी बहन ने देखी तो मैंने बोला ये क्या हर कुछ स्टोरी डाल रहा है, उसको बोल कि हटाएगा। तो इसने बोल मैसेज ही करा, उतने में उसके दोस्तों के भी फोन हम लोग के पास आने लग गए कि दीदी निशांक का कैसे स्टोरी अपलोड कर रहा है। मैंने बोला कि हाँ, हम भी उसको फोन कर रहे हैं। क्योंकि आपको क्या लगा कि किसने लिखा होगा? हम तो समझ ही नहीं पाए थे। मैंने तो सिर्फ पढ़ा, मैंने कहा ये क्या हर कुछ डाल रहा है, उसको ये मना करो, इसको क्या डाल दिया इसने। ये जांच का विषय भी है, क्योंकि क्या है कि वो तो ये लिख नहीं सकता ना, मेरे को इस टाइप के व्हाट्सएप भी नहीं कर सकता। वो व्हाट्सएप पे जो मेरे को लिखा वो इस टाइप का वो संभव है कि वो लिख ही नहीं सकता। तो ये हाँ नहीं, राठौर साहब, और वो राठौर साहब मेरे को क्यों बोलेगा, पिता को क्यों बोलेगा। लेकिन पुलिस बार बार यही कह रही है कि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे साबित हो कि निशांक की हत्या हुई है। फिर भी पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस द्वारा इसमें जो अन्य एंगल हैं, उसमें जो स्क्रीनशॉट मिला है स्टेटस का, उसके संबंध में भी जो है जानकारी प्राप्त की जा रही है। चूंकि जो क्षेत्राधिकार है रायसेन पुलिस का है, तो इसमें आगे की जो कार्रवाइयां हैं संबंधित पुलिस द्वारा ही की जाएगी, और जो पीएम रिपोर्ट है उसके बाद ही कुछ इसमें निष्कर्ष निकाला जा सकता है क्या घटनाक्रम। धमकी भी उसमें है, तो कोई बेटा अपने पिता को इस तरह संबोधित नहीं करता, तो संदिग्ध आपको कुछ लग रहा है कि? मुझे लगता है कि कोई भी प्रिजम्पशन प्रकरण में लेना ठीक नहीं है जब तक कोई साक्ष्य तथ्य सामने ना आ जाए। विशेषकर जब भी मृत्यु के प्रकरण होते हैं संदिग्ध, तो उसमें सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास होता है कि जो मृत्यु हुई है उसका कारण हत्या है, आत्महत्या है या दुर्घटना है, वो सुनिश्चित हो जाता है। उसके पश्चात ही आगे की विवेचना इसमें की जाती है। चूंकि मामला सेंसिटिव है, इसलिए पुलिस भी संभल कर बोल रही है और सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि ऐसे मामले में गलती करने का स्कोप बहुत कम है। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा इस केस की जांच के लिए एसआईटी गठित की जा रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अभी तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं उससे सुसाइड का मामला लग रहा है, लेकिन निशांक की मौत की वजह को लेकर कोई संदेह ना रहे, इसलिए जांच एसआईटी को सौंपी जाएगी।
प्रथम दृष्टया जो पुलिस जांच में आया है वो सुसाइडल की तरफ आया है, बिसरा उसका प्रिजर्व कर लिया है। आज जो उसके मोबाइल की भी जांच की गई है, मोबाइल पे जो मैसेज उसने परिवार को किया है वो मैसेज भी घटना के पहले किया है। मैं रायसेन को निर्देश करने वाला हूं अधिकारियों को कि इसमें SIT बना के बिंदु से विस्तार से जांच करें। जिस एंगल में जांच अभी गई थी उस एंगल में उसका, क्योंकि कमर के ऊपर कोई चोट का निशान नहीं है उसका, जो कटिंग आई है वो रेल कटिंग का ही PM रिपोर्ट में भी आया है। PM रिपोर्ट पूरी विस्तार से अध्ययन कर ली है, देख ली है, क्योंकि वो रेलवे ट्रैक तक घटना होने तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है वो स्वस्थ ही प्रतीत हुआ है, कोई चोट का निशान तब का भी नहीं है, बाद का भी नहीं है। तो मोबाइल की जांच, मैसेज की जांच, बिसरा की जांच, घटना की जांच, इस सब के लिए एक SIT बना रहे हैं। इस समय यह कहना कि ये सुसाइड था या हत्या थी जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह के मैसेजेस और स्टोरीज निशांक के फोन से भेजे गए उसे देखते हुए मुझे लगता है कि इस केस की जांच SIT से कराने का सरकार का फैसला सही है। मैंने निशांक के पिता की बात सुनी थी। वो कह रहे थे उनके बेटे पर लगा खुदकुशी का कलंक हटना चाहिए। अपने इकलौते बेटे को खो चुके शख्स को इतना हक तो है कि कम से कम उसे यह तो पता चले कि उसके बच्चे की हत्या हुई थी या फिर उसने आत्महत्या की थी। अमरनाथ यात्रा में आज एक बार फिर मौसम की मार देखने को मिली। भारी बारिश की वजह से आज अमरनाथ यात्रा को स्थगित करना पड़ा। आज दोपहर पवित्र गुफा के पास जबरदस्त बारिश हुई। अचानक इतना पानी बरसा जैसा फ्लैश फ्लड में आता है। रात की बात यह रही कि सुरक्षा में जो जवान तैनात थे वो अलर्ट थे। पानी गुफा के पास भक्तों के कैंप तक पहुंचता उससे पहले ही लोग श्रद्धालुओं को वहां से हटाने का काम शुरू हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने श्रद्धालुओं को अमरनाथ गुफा से पंचतरणी बेस कैंप पहुंचाया। बाद में मौसम साफ हो गया था, लेकिन प्रशासन ने कोई रिस्क नहीं लिया और यात्रा को आज स्थगित कर दिया। देश के कई राज्यों में भयानक बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। राजस्थान के जोधपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक और भीलवाड़ा जिलों में कई दिनों से हो रही तेज बारिश से सैकड़ों गांव बाढ़ में घिर गए। करीब 1 दर्जन ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जिले जोधपुर में भी हालात बुरे हैं। जोधपुर के फलौदी इलाके का बाढ़ का जो हाल है वो सबसे बुरा है। पिछले 24 घंटे के दौरान भीलवाड़ा में भारी बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार सुबह तक भीलवाड़ा में 21 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी थी। चित्तौड़गढ़ में 18 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश के कई इलाके भी भारी बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में हैं। गोदावरी नदी उफान पर है। पड़ोसी राज्य तेलंगाना के कुछ जिले भी काफी मुश्किल में आ गए हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत देश के 7 राज्यों में इस बार सूखे जैसे हालात हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।